तो यहाँ पर v की वैल्यू हमने निकाली थी 2 पाई के जेड स्क्वायर, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच, 2 पाई के जेड स्क्वायर अपॉन एन एच। और हाइड्रोजन के केस में हमने ये देखा फॉर हाइड्रोजन भाई इलेक्ट्रॉन तो एक ही जैसा होगा ना, चाहे फिर वो हाइड्रोजन में हो, हीलियम में हो, लिथियम में, कहीं पर भी हो, तो इलेक्ट्रॉन तो एक जैसा ही होगा। तो हमने कहा कि आसान बनाने के लिए आप हाइड्रोजन एटम की बात कर लीजिए। तो फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, हाइड्रोजन के केस में हमारा जो z है z इज इक्वल टू 1। हाइड्रोजन के केस में z की वैल्यू 1 हो गई तो v कितना हो जाएगा 2 पाई, z तो 1 हो गया तो 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच, अपॉन एन एच। फिर क्या करा कि इसको ये कर लिया 2 पाई के ई स्क्वायर, 2 पाई के ई स्क्वायर, और ये जो एन एच है इसका एन हटा दिया, यहाँ पर सी एच लगा दिया और इधर सी लिख दिया और अपॉन में एन लिख दिया, ऐसे ये करते हैं भाई। कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना इससे। तो आप ये देखिए सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये एन एच ही रह जाएगा ना, 2 पाई के ई स्क्वायर अपॉन एन एच। अच्छा ये क्यों करा गया, क्योंकि इसको जो है ना इसको हमें कांस्टेंट बोल देते हैं अल्फा, तो अल्फा इंटू सी ई अपॉन एन, वेलोसिटी क्या होगी अल्फा इंटू सी अपॉन एन, वेयर दिस क्वांटिटी इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट एंड इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। इस क्वांटिटी को हम फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोल देते हैं। ठीक, अब पेज नंबर 14 पर आइए। ये जो फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट है इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है, क्योंकि 2 पाई भी हमको पता है 2 इंटू 3.14, फिर k 9 इंटू 10 की पावर 9, तो ये सारी वैल्यूज हमारे पास 1.6 इंटू 10 की पावर -19, 3 इंटू 10 की पावर 8 और 6.63 इंटू 10 की पावर -34 प्लैंक्स कांस्टेंट सारी वैल्यूज हैं। सारी वैल्यूज डालकर इस अल्फा की वैल्यू आएगी 1/137। तो v इज इक्वल टू 1/137 इंटू c अपॉन n इंटू सी ई अपॉन एन। अब यहाँ पर हमने ये कहा कि जब सिर्फ अगर पर्टिकुलरली हाइड्रोजन की बात करी जा रही है तो हमने ये कहा कि जब भी किसी की एनर्जी ज़्यादा है, अगर किसी भी मोशन में कोई चीज़ है और उसकी एनर्जी ज़्यादा है तो इसका मतलब भाई उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। मोशन में अगर एनर्जी है तो उसका मतलब क्या होगा कि काइनेटिक एनर्जी, तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो हमारे जो लेवल्स हैं ना, जो ऑर्बिट्स हैं, उनको हम एनर्जी लेवल्स भी बोल देते हैं। तो जब हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं तो n इज इक्वल टू 1, तो फॉर फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1, v इज इक्वल टू c अपॉन 137। ठीक है ना, बस इतना इतना नोट करिए कि v इज इक्वल टू c अपॉन 137। तो इस तरह से हम स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। ये सिर्फ हाइड्रोजन की बात करी गई। अगर मान लीजिए हमसे किसी और के इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की बात करी जाए, फॉर एग्जांपल हमसे हीलियम की बात करी जाए, तो हीलियम में भी यही होगी क्योंकि उसमें भी एक ही ऑर्बिट होगा। अगर लिथियम की बात करी जाए तो थर्ड ऑर्बिट में पहुंच जाता है फिर इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड और सेकंड ऑर्बिट में, सॉरी, तो सेकंड ऑर्बिट वाले इलेक्ट्रॉन के लिए n को हमको 2 ले लेना है, n की वैल्यू को 2 ले लेना है। यहाँ पर n को 1 ले लिया तो c अपॉन 137 हो गया। Thus the speed of the electron is the innermost orbit is 1/137 of the speed of light in vacuum, while the speed in the outer orbits varies inversely with n। जो बाकी के जो आउटर ऑर्बिट्स हैं उनकी स्पीड जो है वो n के हिसाब से इन्वर्सली वेरी करती रहती है। उसके बाद बात करेंगे भाई एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन की। स्पीड ऐसे निकाली तो एनर्जी कैसे निकालेंगे, देखिएगा हम ये कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज, तो के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। हाँ जी, सी यहाँ पे क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। सर उसका भी सर वो भी एक कांस्टेंट ही है, बस हाँ वो भी कांस्टेंट है, वैल्यू निकाल लेते हैं फिर तो इसकी भी, तो वो भी वैल्यू आ जाएगी, वो भी आ जाएगी, एग्जैक्ट वैल्यू आ सकती है मतलब उसकी। तो ये तो उस केस में हो गया। फर्स्ट ऑर्बिट में अगर n की वैल्यू 2 है तो 3 इंटू 10 की पावर 8 137 अपॉन में, और इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर थर्ड ऑर्बिट है तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी। ठीक है, तो देखिएगा एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, इसमें काइनेटिक एनर्जी निकाली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोशन में रहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर, हाफ के जेड स्क्वायर अपॉन आर। यहाँ पर मेंशन कर रखा है यूजिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 कौन सी है, इक्वेशन 3
जहाँ पर हमारा बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम स्टार्ट हुआ था, वहाँ पर इक्वेशन 3 में साफ मेंशन कर रखा है कि mv स्क्वायर इज इक्वल टू के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर है, ठीक है। ये हमने बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में करा था, और उसी में हम ये सारी चीज़ें निकाल रहे हैं, वेलोसिटी, एनर्जी, वो सारी चीज़ें उसी में निकाल रहे हैं। तो mv स्क्वायर की जगह आ गया के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। उसके बाद पोटेंशियल ऑफ एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकाली जाएगी? के Q1 Q2 अपॉन आर, के Q1 Q2 अपॉन आर। अब यहाँ पर Q1 क्या हो जाएगा ZE, और Q2 क्या हो जाएगा माइनस E अपॉन आर। अच्छा, ऐसा क्यों बोला गया? ऐसा इस वजह से बोल रहे हैं कि ये पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर बीच में तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ये पहला ऑर्बिट, ये दूसरा ऑर्बिट। मैंने कहा कि चलिए मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, ठीक है। तो इस पर जो चार्ज होता है ना न्यूक्लियस पर, वो ZE के बराबर होता है, ZE लिखी है। इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज जो है वो E के बराबर होता है। फिर माइनस E क्यों ले लिया? माइनस E इस वजह से ले लिया कि क्या होगा कि अगर मैं ये कहूँ कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएगा, ये अट्रैक्ट इस तरफ होगा लेफ्ट साइड में, तो ये इस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि भाई जब लेफ्टवर्ड कोई भी चीज़ अगर हमारे पास है, फोर्स की डायरेक्शन अगर लेफ्टवर्ड हम निकाल रहे हैं, तो लेफ्टवर्ड वाली को हम हमेशा नेगेटिव ही लेते हैं, राइटवर्ड जो रेडियली आउटवर्ड होती है उसको पॉजिटिव लिया जाता है, ठीक है। ये मत सोचना कि ये इलेक्ट्रॉन है इस वजह से माइनस आ गया, नहीं तो मैग्नीट्यूड लिया जाएगा। वो नेगेटिव जो है वो सिर्फ उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ गए मेरी बात? ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी आ गई, पोटेंशियल एनर्जी आ गई। तो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर आ गई, मतलब कुछ ना कुछ, वैसे मान लिया कि वो मोशन में रहता है, लेकिन कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी भी उसके अंदर है। तो मोशन में जो रहता है उससे, तो मोशन में तो ऐसे रहेगा, गोल 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 ऐसे घूमता जाएगा, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी निकल गई। लेकिन हर इंस्टेंट पर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही रोटेट कर रहा है, इसका मतलब कोई फोर्स है जो उसको यहाँ खींचे हुए है, तो वही उसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो उसको खींच रखा है जिसने यहाँ पर। तो हमारे पास ये दो वैल्यूज आ गई। हेंस द टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। तो nth ऑर्बिट में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगा? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, पेज नंबर 15 पर। तो टोटल एनर्जी क्या होगी देखिएगा, इन nth ऑर्बिट En इज इक्वल टू, ये क्या था, के ZE स्क्वायर अपॉन 2r, भाई 2 को नीचे मल्टीप्लाई कर दिया ऐसे, माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन r। तो ये आ जाएगा माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन 2r। तो एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट आ गया माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन 2r, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन r, इसको अलग रख दिया, और r क्या है? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। तो रेडियस निकालने का भी एक फॉर्मूला डिराइव करा था फ्रॉम इक्वेशन 7। En is equal to माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन 2 माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन 2, और फिर क्या बचा? 1 अपॉन r, 1 अपॉन r। तो आप अगर इक्वेशन नंबर 7 देखें, इक्वेशन नंबर 7 अगेन वही थ्योरी, बोर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम में है, पेज नंबर 12 पर। तो r की वैल्यू है n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर, ये है। तो इसका रेसिप्रोकल, क्योंकि क्या है 1 अपॉन r, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस के ZE स्क्वायर अपॉन 2, 4 पाई स्क्वायर m स्क्वायर, 4 पाई स्क्वायर m के ZE स्क्वायर, सॉरी m के ZE स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर h स्क्वायर। इसमें अगर कोई चीज़ कैंसिल आउट हो रही है तो सिर्फ ये 2 2 4, बस इतना।
तो एनर्जी कितनी आ गई भाई, देखिए एनर्जी ई एन इज इक्वल टू आ गया माइनस का 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ठीक है, रट्टा मार देना इसका एग्जैक्ट। ठीक, अब देख लीजिए कि यहाँ पर नेगेटिव साइन वाला वो मैंने जैसा आपको बताया था बिल्कुल सेम वही चीज़ मेंशन कर रखी है। देखिए द नेगेटिव वैल्यू ऑफ द टोटल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो न्यूक्लियस की तरफ अंदर की तरफ खींचा आ रहा है, यानी कि इनवर्ड आ रहा है। तो जब भी कभी हम रेडियली आउटवर्ड किसी चीज़ की बात करेंगे तो उसको पॉजिटिव लेते हैं डायरेक्शन को, और जो डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है उसको हम नेगेटिव ले लेते हैं, दैट्स वाई नेगेटिव। सर इसमें भी तो बहुत सारे कांस्टेंट है, वैल्यू पुट करके। हाँ, क्यों आपने नहीं मुश्किल बढ़ा रहे हो, ठीक है बस इतना ही, क्योंकि इसमें कोई मतलब आपसे घुमा फिरा कर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, सीधा पूछेंगे, ठीक है ना। तो वो टेढ़े मेढ़े बहुत सारे चैप्टर्स हैं तो उनमें लगाएंगे सारा दिमाग। चलिए जी, एंड सम वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू पुल इट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो उसको वहाँ से खींच कर बाहर निकालने के लिए कुछ काम करना पड़ेगा, तो इसलिए हमारा वो जो एनर्जी है वो नेगेटिव है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम ये क्या है? फ्रॉम बोहर्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाई। अच्छा, ये स्पेक्ट्रल सीरीज सिर्फ फिजिक्स में ही है या केमिस्ट्री में भी है? नहीं है, मतलब ये चीज़ कुछ आपको ना जानी पहचानी लगेगी। मुझे इस वजह से 11th में था ये स्पेक्ट्रल सीरीज, वो पाशन सीरीज, बार्मर सीरीज, वो सब कुछ था ना, वही चीज़ है। नहीं। चलिए कोई नहीं, देख लीजिए, आसान है, आसान तरीके से, हमें करना कुछ नहीं है। आप ये समझें कि इसमें कोई डीप में क्वेश्चन बनाकर कोई आपसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन घुमाकर पूछेंगे नहीं, वही सीधा सीधा पूछा जाता है। तो जरा देखिएगा क्या है ये। फ्रॉम बोहर्स थ्योरी द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय दिस। तो बोहर्स थ्योरी से एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस रिलेशन। ये रिलेशन आ गया। अच्छा, अकॉर्डिंग टू बोहर्स फ्रीक्वेंसी कंडीशन, whenever an electron makes a transition from a higher energy level N2 to a lower energy level N1, the difference of energy appears in the form of a photon। तो जो डिफरेंस है वो एक फोटोन के तौर पर नजर आता है। E2 minus E1 is equal to hν, ये था। The frequency nu of the emitted photon is given by hν is equal to, हमने लिखा था E2 minus E1, तो E2 minus E1 ना लिखकर उसको En2 minus En1 लिख दो। N2 मतलब बड़ा ऑर्बिट, N1 मतलब उससे जस्ट छोटा ऑर्बिट। तो hν इज इक्वल टू En2 माइनस En1। तो अब क्या करा गया, अगला रिलेशन आप देखिएगा कि इसमें इसी चीज़ को ऐसे लिख दिया गया, देखिए ऐसा है कि E इज इक्वल टू hν होता है और hν इज इक्वल टू En2 माइनस En1 है। En2 माइनस En1। अब En2 की जगह आपको क्या करना है, यही जो रिलेशन है इसको ऐसे लिख देना है, ये तो कांस्टेंट हो गया n स्क्वायर, तो ये पूरा का पूरा टर्म इंटू 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, और 1/n स्क्वायर की जगह आप डाल देंगे क्योंकि ये En2 है, En था तो n स्क्वायर, En2 है तो n2 स्क्वायर, माइनस फिर दोबारा से ये वाला। अब क्या लिखना है, En1, तो क्या करना है, बस इसमें n1 स्क्वायर आ जाएगा। तो माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर, ये हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लीजिए। कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये आएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई की पावर 4 अपॉन एच स्क्वायर, इधर ब्रैकेट में क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस 1/n1 स्क्वायर
माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर क्या करा गया कि भाई एच न्यू है, ये तो एच न्यू के इक्वल है, तो इसको एच को नीचे ले जाओ, एच को नीचे ले जाएंगे और साथ में इन्होंने क्या करा कि z की वैल्यू को जो है वो 1 डाल दिया है कि अगर सिर्फ हाइड्रोजन की बात करी जा रही है तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो z की जगह 1 डाल दिया है। तो क्या होगा कि और हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1, तो जो फ्रीक्वेंसी है न्यू कितनी हो जाएगी, इस h को नीचे ले जाएंगे तो h क्यूब हो जाएगा, तो 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर, z हो गया 1 तो वो 1 को गायब करो, e की पावर 4 अपॉन h क्यूब इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, ये हो गया। और फिर कहा कि भाई ये जो न्यू बार है एज सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, ये जानते हैं ना, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा। सी क्या हो गया, स्पीड, ठीक है, ये वेवलेंथ हो गया, वेवलेंथ मतलब एक तरह से डिस्टेंस, और जो न्यू है इसको 1/t लिखा जा सकता है, 1/t, तो d इंटू 1/t क्या हो गया, एक तरह से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही तो आ गया रिलेशन। तो इसका मतलब सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा लिखा जा सकता है। तो देयरफॉर वेव नंबर, एक टर्म होती है वेव नंबर, नया है आपके लिए, बस याद रखिए सीधा, एक टर्म होती है वेव नंबर जिसको हम न्यू बार बोल देते हैं, विच इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। तो एक टर्म होती है वेव नंबर, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा। तो वेव नंबर न्यू बार इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ लैम्बडा न्यू अपॉन सी, न्यू अपॉन सी। अब देखिएगा ये जो न्यू अपॉन सी है, तो न्यू अपॉन सी का मतलब क्या हो गया कि इसको मेरे को सी से डिवाइड कर देना है, भाई इसको सी से डिवाइड कर देना है, तो बस नीचे एक सी तो आ जाएगा। न्यू अपॉन सी का मतलब ये, न्यू तो ये है ही हमारे पास, अगर इसको सी से डिवाइड कर देना है तो मेरे पास वेव नंबर आ जाएगा न्यू बार, ठीक है। तो हम ये कहेंगे ये जो न्यू बार है, ये न्यू बार कैसे निकाला जाएगा, बस आप इसको यहाँ पर सी से डिवाइड कर दीजिए, न्यू बार आ गया न्यू अपॉन सी के इक्वल। ये तो समझ गए 1 अपॉन लैम्बडा न्यू अपॉन सी के इक्वल कैसे है, इस रिलेशन से, सी इज इक्वल टू न्यू इंटू लैम्बडा, तो 1 अपॉन लैम्बडा, लैम्बडा को इधर लाओ, 1 अपॉन लैम्बडा और सी को इधर ले जाओ, न्यू अपॉन सी, ये हो गया। तो बस इसको सी से डिवाइड कर देना है, तो 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर e की पावर 4 अपॉन सी एच क्यूब इंटू 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। तो ये हमारा वेव नंबर हो गया, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अभी बार बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की बजाय इसको पूरे को बोल देते हैं r, 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, r होता है रिडबर्ग कांस्टेंट, where r is equal to 2 pi square m k square e की power 4 upon c h cube is called Rydberg constant and its value is 1.0973 into 10 की power 7 per meter, and the above equation is the Rydberg formula for the spectrum of hydrogen atom। बस ये फार्मूला है जो हमको स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिए याद रखना है। अच्छा, द ओरिजिन ऑफ द वेरियस सीरीज इन द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। पेज नंबर 17 पर आ जाइए। तो पेज नंबर 17 पर जो अलग अलग सीरीज़ है ना, उन अलग अलग सीरीज़ का नाम दे दिया गया है। जैसे इन्होंने ये कहा, सबसे पहले आप ये देखिएगा कि ये बिल्कुल बीच में जो एक सर्कल बना रखा है, बीच में जो एक सर्कल बना रखा है, आप ये समझ लीजिए कि ये हमारा पहला ऑर्बिट हो गया, ठीक है। हमने न्यूक्लियस नहीं दिखाया इसमें, बस बीच जो पहला ऑर्बिट बना रखा है वो n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, 1 2 3 4 5 6, 6 लेने हैं। अच्छा, अब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन वो हायर ऑर्बिट से जंप करते 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 पहले ऑर्बिट पर आ जाए, ठीक है,
तो हम ये कहें कि चाहे वो दूसरे से आए, तीसरे से, चौथे से, पांचवें से, छठे से, किसी से भी, मतलब हायर ऑर्बिट से अगर पहले ऑर्बिट पर आ रहा है तो हम ये बोल देते हैं कि वो जो जिस मतलब जो लाइट वेव्स एमिट करता हुआ आएगा ना, उन्हीं को हम अल्ट्रावायलेट लाइट रेज बोल देते हैं, ठीक है। और वो जो पूरी सीरीज होगी उन इलेक्ट्रॉन्स की, उसको लाइमन सीरीज बोल देते हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पर अगर कोई आ रहा है तो उसकी जो पूरी की पूरी सीरीज होगी, एक के पीछे एक जो इलेक्ट्रॉन्स जुड़ते हुए आ रहे हैं, उसको लाइमन सीरीज बोल देते हैं। दूसरा, अगर हायर ऑर्बिट से वो जंप करते करते ऑर्बिट 2 पर आ रहा है तो उसको बार्बर सीरीज बोल देते हैं। ऐसे ही थर्ड ऑर्बिट तक अगर आ रहा है तो उसको पाशन सीरीज बोल देते हैं, वो कहलाती है इंफ्रारेड लाइट रेज। ऐसे ही कोई फोर्थ ऑर्बिट तक आ रहा है तो उसको ब्रैकेट सीरीज, कोई फिफ्थ ऑर्बिट तक आ रहा है तो उसको पी फुंड लिखा जाता है, बोला जाता है फुंड सीरीज, ठीक है। फुंड सीरीज तक अगर कोई फिफ्थ ऑर्बिट तक आ रहा है तो उसको फुंड सीरीज बोल देते हैं। समझ गए भी, क्लियर है। यही चीज़ आगे एक्सप्लेन कर रखी है, फटाफट पढ़ रहा हूँ। If an electron jumps from any higher energy level into 2, 3, 4 to a lower energy level 1, we get a set of spectral lines called Lyman series which belong to the ultraviolet region of the electromagnetic spectrum. This series is given by relation, वही कि आपको बस n1 का पता है तो n1 की जगह आपने 1 डाल दिया, तो 1/1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, खत्म, इतना। उसके बाद अगला देखिए बार्मर सीरीज। बार्मर सीरीज में क्या आता है, स्पेक्ट्रल लाइंस कोरस्पॉन्डिंग टू द ट्रांजिशन ऑफ, अगर कोई थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऑर्बिट से जंप करके फर्स्ट ऑर्बिट तक इस तक आता है, आपका सेकंड ऑर्बिट तक आता है, तो उसको हम बोल देते हैं बार्मर सीरीज। इसमें क्या होगा, यही 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। n2 क्या है, वो हायर सीरीज, मतलब वो हायर ऑर्बिट के कौन से ऑर्बिट से आ रहा है, थर्ड से आ रहा है तो 3 डाल देंगे, फोर्थ से आ रहा है तो 4 डाल देंगे, बस ये। ऐसे ही पाशन सीरीज, बताइए जी, पाशन, ब्रैकेट और फुंड सीरीज क्या, ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, ठीक है, समझ गए, चलते हैं आगे। तो पेज नंबर 19 पर आ जाइए। अब क्या है कि ये एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन है, ये एनर्जी लेवल डायग्राम। तो कई बार क्या है कि एनर्जी लेवल डायग्राम पूछ भी लिया जाता है और कई बार एनर्जी लेवल डायग्राम पेपर में भी दिया होता है, और उसमें ना ये जो सारी चीज़ें हैं, जैसे इधर लाइमन सीरीज, बार्मर सीरीज, पाशन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज, ये मेंशन्ड है, ये मेंशन नहीं होगा, वो कह देंगे यहाँ पर ब्लैंक होगा, इसके आपको ब्लैंक को फिलअप करना है, फिल अप द ब्लैंक वाला क्वेश्चन इस तरीके का आ जाएगा, ठीक है। और कई बार बनाने के लिए भी बोल दिया जाता है, तो भाई याद भी करनी है ये पूरी सीरीज कैसे बनाना है डायग्राम। तो इस डायग्राम के कुछ जो मेन जो नंबर्स हैं वो ऐसे याद करेंगे कि क्योंकि जो ट्रांजिशन है ना, ट्रांजिशन हायर सीरीज से लोअर सीरीज में हो रहा है, मतलब हम हायर वाली चीज़ से लोअर की तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, हायर से लोअर की तरफ। तो इसका मतलब ही ये है कि ये आपको ऐसे बनाना है जैसे इधर एक्स एक्सेस और इधर वाई एक्सेस नीचे वाली, ठीक है, ये आपको इस तरह से बनाना है। ऑनलाइन वाले देख पा रहे हैं ना, पेज नंबर 19 पर हूँ मैं। अवंतिका, लक्ष्य, बताइए, मैं पेज नंबर 19 पर हूँ, एनर्जी लेवल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमने इधर m इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये जो मैंने दिखाया है इस पर मैं आता हूँ अभी, जो नीचे की तरफ है यहाँ पर हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करी हैं, डॉट 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 करके, जो हॉरिजॉन्टल डॉटेड लाइंस हैं, n इज इक्वल टू 1, मतलब सबसे लोअर एनर्जी लेवल है ये। सबसे लोअर एनर्जी लेवल कितना होगा, पहली वाला जो पहला वाला ऑर्बिट है उसका एनर्जी लेवल होता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों है, ये आप ये समझ लीजिए कि पहले वाली जो है, जो पहले वाला ऑर्बिट है, तो पहले वाले ऑर्बिट का जो एनर्जी लेवल है वो तो बहुत कम होगा ना, ठीक है, वो बहुत कम अंदर की तरफ, क्योंकि वो बिल्कुल ही लगा हुआ है, न्यूक्लियस के पास ही है। अब आप ये देखिएगा कि आगे आ गया -3.4, ये आ गया बाल्मर सीरीज n इज इक्वल टू 2 के लिए, ये -1.5, -0.85, वही ये 4-5 वैल्यूज। सैड है लेकिन याद ही करना होगा। वैसे बस सर्कल डायग्राम बनाया, ये याद ना हो तो नहीं, याद तो करना ही है, याद तो करना ही है। इसमें एक्चुअली क्या है ना कि ये जो एनर्जी लेवल्स हैं, ये वैल्यूज़ याद करनी ज़रूरी है, बस इस वैल्यू के अलावा फिर कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। आप ये देखो ना, सबसे नीचे वाला जो लाइमन सीरीज़ वाला है, लाइमन सीरीज़ वाले में क्या हो रहा है, सेकंड सीरीज से n इज इक्वल टू 2 से एक लाइन आई फर्स्ट तक, थर्ड से एक लाइन फर्स्ट तक, फोर्थ से एक लाइन फर्स्ट तक, फिफ्थ से, सिक्स्थ से, सेवन्थ से, बस यही तो है। ऐसे ही अगले वाले में क्या है कि अब 1 तक कुछ नहीं आएगा, अब थर्ड से सेकंड तक, फोर्थ से सेकंड तक, फिफ्थ से सेकंड तक, सिक्स से सेकंड तक और सेवन्थ से सेकंड तक, ये हो गया। ऐसे ही अगला देखेंगे पाशन सीरीज कि थर्ड तक n इज इक्वल टू 3 तक आएगी वैल्यू, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से, ये हो गया। तो आपको बस ये सीरीज़ बनानी है, और ये जो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिखा रखी है ये बस
कि भाई ये लाइट रेज है, अल्ट्रावायलेट लाइट रेज यहाँ पर विजिबल रीजन लाइट रेज का। और फिर आपको क्या करना है, ये जो पाशन सीरीज, फुंड सीरीज और आपका ब्रैकेट सीरीज, ये तीनों के तीनों ना इंफ्रारेड की कैटेगरी में आती हैं। इनसे निकलने वाली लाइट रेज सारी की सारी इंफ्रारेड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, तो ये एज इट इज कर लेना है आपको, कोई मुश्किल नहीं बनेगा, आप बनाकर देख लेना। हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाना, देखना इधर ये फर्स्ट पर आ रहा है सारा, ये सेकंड पर आकर खत्म हो रही है सारी लाइट रेज, ये थर्ड पर, ये फोर्थ पर, ये फिफ्थ पर, और ये खत्म। ठीक है, हाँ जी, पेज नंबर 20 पर आ जाइए। पेज नंबर 20 पर क्या है, फ्रॉम बोहर्स थ्योरी द टोटल एनर्जी, फ्रॉम बोहर्स थ्योरी द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस। तो ये हमको मालूम है, बोहर्स थ्योरी में जो टोटल एनर्जी है ये हम निकाल चुके हैं, -2 पाई स्क्वायर m k स्क्वायर z स्क्वायर e की पावर 4/n² h²। फॉर हाइड्रोजन z इज इक्वल टू 1। तो ये एनर्जी ही दोबारा लिखकर बताइए उसकी, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन फर्स्ट ऑर्बिट n इज इक्वल टू 1 इज। ठीक है, तो भाई अब ये वो चीज़ है कि जब ये सारी की सारी वैल्यूज़, जब ये सारी की सारी वैल्यूज़ -2 पाई स्क्वायर m k ये सब कुछ हमें पता ही है, तो फिर वही तुम्हारी वाली बात कि भाई इसको रख देते हैं ना, ये सारी वैल्यूज़ इसमें रख देते हैं। तो भाई वो सारी वैल्यूज़ रख दी, वो सारी वैल्यूज़ रख दी, रखने के बाद फिर ये वैल्यू आई है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो फ़ायदा किसमें, ये वैल्यूज़ रखने में नहीं, इसको याद करने में फ़ायदा है, क्योंकि रख कर कैलकुलेट करने में पागल हो जाओगे। 1 नंबर का क्वेश्चन आना है बस, हार्डली ज़्यादा हो गया 2 नंबर का आ गया, बस 2 पार्ट्स पूछ लिए, उससे ज़्यादा नहीं। हेंस वी कैन राइट En इज इक्वल टू E1/m²। तो अब क्या करा जा सकता है कि E1/n² बोला जा सकता है, फर्स्ट ऑर्बिट में इतना, तो सेकंड ऑर्बिट में n² का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आपको क्या करना है भाई, E2 ऐसे ही निकाला 13.6/2², E3 निकाला 13/6/3², फिर 4², इस तरीके से करके ये चारों वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करी गई हैं वो बताई गई हैं। छोड़ दो इसको, हो गया। ऐसे E5 और E6 तक की वैल्यूज़ बता दो भाई। En इज इक्वल टू E1/n², ये समझ में आ गया। ये ऐसे हुआ है, आप ये देख लीजिए कि ये जितना भी कांस्टेंट है ना, रिडबर्ग कांस्टेंट, इसको तो एक तरफ, ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट है इसको तो सारे को इधर रखा और इधर हो गया 1/1²। ठीक है, तो तब तो वैल्यू इसकी इतनी आ गई, और उसके बाद क्या है, जब सेकंड का निकालेंगे तो 1/2² हो जाएगा ना, तो वही 1/2², यानी कि -13.6 को 2² से डिवाइड कर दिया। फिर थर्ड का निकालेंगे तो 1/3², तो -13.6 को 3² से डिवाइड कर दिया, बस ये। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आप सीधा सीधा इसकी लर्न कर लेना। उसके बाद जरा सा बच रहा है भाई, ये देखिए, क्लियरली एन इलेक्ट्रॉन कैन हैव ओनली सर्टेन डेफिनेट वैल्यूज ऑफ एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, दिस इज कॉल्ड एनर्जी क्वांटाइजेशन। तो जब वो अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है तो फिर हम ये कहते हैं कि भाई हर एक ऑर्बिट की अलग अलग एनर्जी होती है, और इसी कॉन्सेप्ट को एनर्जी क्वांटाइजेशन कहा जाता है। अगला देखें, द एनर्जी स्टेट कॉरस्पॉन्डिंग टू n इज इक्वल टू 1 हैज़ द लोवेस्ट एनर्जी इक्वल टू -13.6। दिस स्टेट और ऑर्बिट इज कॉल्ड द ग्राउंड और नॉर्मल स्टेट ऑफ द एटम। और इसके अलावा वाली जितनी भी एटम्स हैं, जितनी भी स्टेट्स हैं, ठीक है, एनर्जी स्टेट्स जितनी भी हैं, सबको एक्साइटेड स्टेट्स बोलते हैं। वो ग्राउंड स्टेट है, बाकी सारी एक्साइटेड स्टेट्स हैं। ठीक है, तो भाई इसी के साथ आपका ये एटम्स वाला चैप्टर तो होता है ख़त्म। अब अगला चैप्टर देखते हैं न्यूक्लियाई।